हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 काव्य खंड का भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि। उनकी पंक्तियां पढ़ेंगे और उनके दोहों का अर्थ समझेंगे। तो पंक्तियों को पढ़ना हम शुरू करते हैं। तरनु तनुजार तट तमाल तरुवर बहु छाए, झूके कोल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि यमुना नदी के किनारे तमाल के कई सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं। उनकी डालियां किनारे की ओर झुकी हुई हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे यमुना के पवित्र जल का स्पर्श करना चाहते हैं, या वे वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखने के लिए मानो उचक उचक कर उछल उछल कर आगे की ओर झुक गए हैं, या यमुना के जल को पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे हों। अब हम आगे पंक्तियां पढ़ते हैं। किधो मुकर मैं लखत उझकी सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। इसके बाद मनु आतप वारन तीर कौ सिमट सबय छाए रहत, कै हरि सेवा हित न रहे निरखी नैन मन सुख लहत। इनकी पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि यमुना के किनारे की ओर झुके हुए तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो तट को धूप ताप से बचाने के लिए वे एक साथ सिमट कर उसे छाया प्रदान कर रहे हों, या वे तट पर कृष्ण को नमन करने एवं उनकी सेवा करने के लिए झुके हुए हैं। उनके तट पर झुके होने का कारण कृष्ण का दर्शन पाना भी हो सकता है, जिनके दर्शन से मन एवं आँखों को अत्यधिक शीतलता एवं सुख मिलता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के उसको लिख भी सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरी पंक्ति। तीन पै जे ही छिन चंद ज्योति, राका निस आवती, जल में मिलके नभ अवनी लव तान तनावती। इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कवि कह रहे हैं कि पूर्णिमा के चांद की किरणें जिस क्षण यमुना के जल पर पड़ती हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये किरणें यमुना के जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक एक तंबू सा तान देती हैं। इसके बाद अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। होत मुकुर में सबय तबय उज्जल इक ओभा, तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सा शोभा। अब हम आगे इसका अर्थ समझते हैं कि उस समय इन किरणों का उज्ज्वल में प्रकाश दर्पण के समान प्रतीत होता है। यमुना की इस अनुपम सुंदरता को देखकर तन मन एवं आंखें शीतलता एवं सुख का अनुभव करती हैं। आगे पढ़ते हैं। सो को कभी जो छवि कही सके, ता छन जमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर रहत छवि इकसी नभ तीर की। इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। ऐसे समय में यहाँ से पढ़ते हैं। यमुना जल की सुंदरता का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता है। ऐसे समय में पूर्णिमा की चांद की किरणों से आकाश और नदी के किनारों की सुंदरता आकाश से पृथ्वी तक एक समान दिखाई पड़ती है। अब पढ़ते हैं तीसरी पंक्तियों को। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मध्य चमकायो, लोल लहर लहि नचत कबहू सोई मन भायो। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यमुना के जल की चंचल लहरों के हिलने से चंद्रमा के हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे वे चंचलता के साथ नृत्य कर रहे हों। अब अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। मन हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। चंद्रमा के इस प्रतिबिंब की शोभा को देखकर यह लगता है कि मानो श्री विष्णु के दर्शन के लिए वह जल में उतर आया है, अथवा वह यह सोचकर यमुना के जल में आ बसा है
कि जब कृष्ण यमुना तट पर विहार करने आएंगे तब उसे उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। कवि कह रहे हैं कि चंद्रमा की छवि जल में ऐसी शोभा पा रही है जैसे यमुना की लहरें अपने हाथ में चंद्रमा का प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए हों अथवा रास कीड़ा में रमे हुए हैं। अब आगे पढ़ते हैं। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखराते है, कै जल उरे हरि मूरत बसति ता प्रतिबिंब लखाते है। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। यहाँ पे कवि चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर कल्पना कर रहे हैं कि यह भी हो सकता है कि यमुना के हृदय में चंद्रमा के रूप में कांतिमान भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है एवं यह उन्हीं का प्रतिबिंब है। अब हम पढ़ते हैं चौथी पंक्ति को। कबहू होत सतचंद कबहू प्रगटत दुर्भाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। यहाँ पे कवि कह रहे हैं चांदनी रात में हवा के चलने से जब यमुना का जल हिलने लगता है तब उस जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब अनेक रूपों में सुशोभित होने लगता है। यमुना के हिलते हुए जल में लहरें भी हिलती हैं। उन लहरों में कभी कभी कवि को 100 चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं जो अनेक रूपों में सुशोभित होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोले। अब इन पंक्तियों का आगे हम अर्थ समझते हैं। कभी उन चंचल लहरों के साथ दूर चले जाने से चंद्रमा का प्रतिबिंब अदृश्य मतलब गायब हो जाता है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिबिंब लहरों के साथ उनसे दूर चला जाता है, कभी वह कवि के सामने प्रकट हो जाता है एवं कभी दूर जाती लहरों के साथ छिपकर दूर भाग जाता है। हवा के कारण लहरों में हिलते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना जल में डोलता फिर रहा हो, तो कभी ऐसा लगता है मानो चंद्रमा यमुना की लहर रूपी डोरी को पकड़कर जल के झूले में झूलता हुआ आनंद क्रीड़ा कर रहा हो। अब आगे पढ़ते हैं। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, कै अवगाहत डोलत को ब्रजर मणि जल आवती। अब इन पंक्तियों का हम अर्थ समझते हैं। लहरों के साथ इधर उधर हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी बच्चे के द्वारा उड़ाई गई पतंग आकाश में इधर उधर उड़ती हुई सुशोभित हो रही है, या फिर कोई ब्रज युवती जल विहार करती हुई चली आ रही हो। कवि के मन में चंद्रमा के प्रतिबिंब से संबंधित कई कल्पनाएं मूर्त स्वरूप धारण करती हैं। अब हम पढ़ते हैं पांचवी पंक्तियों को। मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, के तारागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अभिकल। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल में कभी तो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है लेकिन कभी अदृश्य हो जाता है अर्थात दिखाई नहीं पड़ता है, पर देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो दोनों पक्ष कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष प्रत्यक्ष रूप का के जल में मिल गए हों। कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा के अदृश्य होने पर ऐसा लगता है मानो कृष्ण पक्ष आ गया है और पुनः प्रकट हो जाने पर ऐसा लगता था मानो कृष्ण पक्ष समाप्त होकर शुक्ल पक्ष आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कवि को लगता है मानो तारागढ़ को ठगने के लिए ही जाते हैं तो कभी प्रकट हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो यमुना को ठगने के लिए ही चंद्रमा कभी छिप जाता है कभी दिख जाता है। तरंगे उत्पन्न होती हैं, चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उन तरंगों से मिलने के लिए उत्साहित होकर दौड़ता रहता है। आगे पढ़ते हैं हम।
कै बहुत रजत चकई चलत के फुहार जल उच्छेरत कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। यहाँ पे कवि को ऐसा लगता है मानो जल प्रतिबिंब के रूप में जल के भीतर चांदी की कई चकई चल रही है, मतलब चक्की चल रही हो, या जल की फुहारें उठ रही हो, या फिर चंद्रमा रूपी पहलवान उठ बैठकर कई प्रकार की कसरतें कर रहा हो। अब समझते हैं छठवीं पंक्ति को। कूजत कहूँ कल हंस कहूँ मज्जत पारावत कहूँ कारंडव उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल में कूजते हुए राजहंस इधर उधर विहार कर रहे हैं। तो कहीं कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है, तो कहीं बतख उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, और कहीं जल मुर्गियां दौड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। यमुना के जल में कहीं चकवा चकवी की जोड़ियां जल विहार करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं बगुले मछलियां पकड़ने के लिए ध्यान मग्न दिखाई पड़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं पंक्तियों को। चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत। यानी अब आगे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे वही चीज। यमुना के जल में कहीं चकवा चकवी की जोड़ियां जल विहार करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं बगुले मछलियां पकड़ने के लिए ध्यान मग्न दिखाई पड़ते हैं। कहीं तोते और कोयल यमुना का जल पान कर रहे हैं, तो कहीं भौरों की पंक्तियां यमुना के जल में खिले हुए कमलों पर गुनगुनाते हुए गा रही हैं। यमुना के किनारे कहीं मोर नृत्य कर रहे हैं, तो कहीं विभिन्न प्रकार के पक्षी मिलकर कलरव करते हुए अत्यधिक शोर कर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। एकहु तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करता जलपान नहान करी सुख भरे तट शोभा सब जियत धरत। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पक्षी यमुना के जल का पान एवं उसमें स्नान कर रहे हैं तथा विहार करते हुए सब प्रकार का सुख पाते हुए यमुना तट की शोभा बढ़ा रहे हैं। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यह कह रहे हैं कि यमुना के तट की एवं स्वयं उसकी शोभा को उन्होंने अपने हृदय में अच्छी तरह धारण कर लिया है। अगर आपको पंक्तियों का अर्थ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।